हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 13 जो कि है भारतीय संविधान यानी कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप देखते हैं तो लाइक अवश्य करें, क्योंकि हमने इनके लिए बहुत मेहनत की होती है, और शेयर करने में भी कंजूसी ना करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। अलिखित संविधान के बारे में गलत कथन को पहचानें। कि एक अलिखित संविधान जो है, इसमें आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से जो भी विकल्प आपको दिए गए हैं, अलिखित संविधान यानी कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके रिगार्डिंग गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन ए कहता है कि सम्मेलनों और प्रथाओं पर यह आधारित है। दूसरा कहता है कि लिखित संविधान की तुलना में कम कठोर ये होता है। तीसरा विकल्प कहता है कि एक लिखित संविधान की तुलना में ये अधिक कठोर हो जाता है। और चौथा विकल्प कहता है कि समय की बदलती जरूरतों के लिए बेहतर प्रतिक्रिया ये देता है। तो देखिए, तीन इनमें से जो है वो बिल्कुल सही है, और एक जो है गलत कथन है, वही आपको सिलेक्ट करना है। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कि लिखित संविधान की तुलना में जो अलिखित होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, वो अधिक कठोर होता है। ये जो है वो गलत है, ये कथन जो है गलत है। बाकी इसके रिगार्डिंग जो है तीनों सही कथन है। तो पेपर में जब आपसे पूछा जाएगा तो हो सकता है कि आपको सही कथन छांटना आए जो विकल्प दिए गए हों, या हो सकता है आपको गलत छांटना आए। तो आप ध्यान से हर क्वेश्चन को कवर करें कि किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित देशों में से किसका अलिखित संविधान है। आपको बताना है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस कंट्री का है। ऑप्शन ए है भारत, बी है ब्रिटेन, सी फ्रांस, या ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन बी ब्रिटेन। ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखित नहीं है। न्यूजीलैंड और इजराइल, इनके अलावा ब्रिटेन, दुनिया के केवल ये 3 ऐसे देश हैं जिनके पास असंस्कृत यानी कि अलिखित जो है संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इनका नहीं है। तो देखिए, इनमें से कोई भी आपसे ऑप्शन में डाल सकते हैं। हो सकता है न्यूजीलैंड आ जाए, हो सकता है इजराइल आ जाए, या ब्रिटेन आए। तो देखिए, सबका आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों देशों का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है कि भारतीय संविधान किस पर जोर देता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस चीज पर एम्फेसिस ज्यादा फोकस वो करता है। तो ऑप्शन ए है कि बहुलवाद और धर्मनिरपेक्षता पर, ऑप्शन बी है सभी प्रकार के भेदभाव का विरोध, या ऑप्शन सी सभी के लिए समान अवसरों का प्रावधान, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो है इन सभी चीजों पर फोकस किया गया है। तो इसका ऑल ऑफ द अबव सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्लूरलिज्म पर, सेक्युलरिज्म पर, और अगर बात करें कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, भेदभाव यानी मिटाने के लिए जो है भारतीय संविधान काम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। संविधान सभा का नेतृत्व किसने किया था। इसमें आपको बताना है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको किसने हेड किया था, उसका कौन जो है प्रेसिडेंट था। ऑप्शन ए है आपके पास BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, इस कमेटी ये जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसके हेड कौन थे, ये आपको पिक आउट करना था। तो उसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके हेड रहे। और संविधान सभा जो थी, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इनको इसका हेड बनाने के अलावा जो है, जब भारत आजाद हुआ तो इनको सबसे पहला राष्ट्रपति भी बनाया गया था। तो आप ये भी याद रखिए कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर पहले प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा का नेतृत्व किसने किया था, पहले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। निम्नलिखित में से किसी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान कहा जाता है।
तो देखिए आपको बताना है कि कौन सा वो अधिनियम या कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके न केवल इग्नू एग्जाम्स में, बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हर जगह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो अच्छे से कवर कीजिए। तो देखिए पहला विकल्प है कि भारत सरकार अधिनियम 1919, दूसरा विकल्प है भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा विकल्प दिया गया है 42वां संवैधानिक संशोधन, या ऑप्शन डी आपको दिया गया है 44वां संवैधानिक संशोधन। तो देखिए बहुत बार जो है ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि बहुत बार ये रिपीट होता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संवैधानिक संशोधन को। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसको मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को तो आप याद कर लीजिए कि कुछ भी ऑप्शन आए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका? 42वां संवैधानिक संशोधन। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौलिक अधिकार था लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया? देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को पहले, कि पहले तो वो एक फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन उसके बाद 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसके बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट से हटा करके जो है एक कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन ए है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के खिलाफ अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये एक लीगल राइट बना दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, और बाकी जो है ये आपके अभी फंडामेंटल राइट ही है। तो आपको ये याद रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? तो देखिए जब भारत का संविधान बना था तो काफी चीजें जो हैं भारत के किसी देश से कुछ नियम लिए गए, किसी से कुछ लिया गया था, तो इसमें से कुछ चीजें जो हैं वो ब्रिटिश से भी ली गई थी। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई थी, और एक ऑप्शन ऐसा है कि उसमें से जो चीज ब्रिटिश से नहीं ली गई थी वो बताना है। तो ऑप्शन ए है संसदीय शासन यानी कि पार्लियामेंट्री रूल, ऑप्शन बी है एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप, ऑप्शन सी है फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी आपके पास है कि कैबिनेट सिस्टम कैबिनेट प्रणाली। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने यूएसए से लिए थे। बाकी अगर बात करें कि पार्लियामेंट्री फॉर्म की, पार्लियामेंट्री रूल की, सिंगल सिटीजनशिप की और कैबिनेट प्रणाली की, तो ये चीजें जो है ब्रिटिश संविधान से ली गई। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या एक्वायर किया, और या फिर क्वेश्चन जैसे मैंने दिया है कि मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिए गई। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बारे में सच है? तो आपको मैंने पहले जो यूनिट्स करवाई है उनमें भी बताया है कि आपको कुछ ऑप्शन दिए गए होते हैं, उनमें से आपको कभी सही या कभी गलत जो है ऑप्शन क्या है वो पिक आउट करना होता है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। तो इसमें आपको बताना है कि 42वें संवैधानिक संशोधन के रिगार्डिंग कौन सा कथन जो है वो सच है या सच है। ऑप्शन ए है कि मौलिक अधिकारों पर सिद्धांतों को निर्दिष्ट करने की पूर्वता यानी कि प्रेसिडेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर फंडामेंटल राइट्स, की फंडामेंटल राइट्स की बजाय जो है प्रिंसिपल्स को जो है इसमें ज्यादा पहले प्राथमिकता मिले। ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य को इसमें शामिल किया गया है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हम कहते हैं। ऑप्शन सी है कि किसी भी अदालत में संवैधानिक संशोधन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो मतलब कि अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है और वो रिक्वायरमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए सिटीजन्स की और करंट जो सिचुएशन होती है उसको देखते हुए अगर कोई संशोधन करती है संविधान में,
तो किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि सारी ही चीजें जो है 42वें संवैधानिक संशोधन के बारे में बिल्कुल सत्य है। आपको याद रखना है कि इसमें क्या है कि मौलिक अधिकारों पर सिद्धांतों को निर्दिष्ट करने की प्रवृत्ता और मतलब सिद्धांतों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी अधिकारों की बजाय, और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया। और इसमें यह भी बोला गया कि अगर संविधान में संशोधन करना पड़ता है तो कोई भी पार्टी जो है उसके खिलाफ जो है अदालत में केस नहीं करेगी, कोई भी उसके खिलाफ जो है आवाज नहीं उठाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है? तो अब देखिए, अब इस बारी जो है आपसे गलत जो भी ऑप्शन है उसको पिक आउट करने के लिए बोला गया है। और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो पहला कथन कहता है कि वे सामाजिक और आर्थिक स्थिति बनाने का लक्ष्य रखते हैं जिसके तहत नागरिक एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि वे एक कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। ऑप्शन सी कहता है कि जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वे कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं। ऑप्शन डी कहता है कि इनमें से कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है। तो इसमें से आपको गलत कथन चुनना था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी कि डायरेक्टिव, इसमें कहा गया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उनको लीगली एनफोर्स किया जाए। तो ये कथन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के खिलाफ है, मतलब ये ऐसा उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है, लीगली उनको इन्फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। तो ये गलत कथन था। बाकी जो ए और बी हैं वो इसके रिगार्डिंग बिल्कुल सही कथन थे। जो भी ये होते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। दिस इज नो वे मीन्स दैट दे आर पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनइम्पॉर्टेंट है, उनकी इंपॉर्टेंस है लेकिन उनको लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत डैश के प्रभाव हैं। इसमें आपको बताना है कि जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी के, वो किसकी इन्फ्लुएंस है, कहाँ से हमने वो लिए हैं। ऑप्शन ए फ्रांसीसी संविधान से, ऑप्शन बी आयरिश संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिकी संविधान, या ऑप्शन डी ब्रिटिश संविधान। तो आयरिश संविधान इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, आप चीजें नोट कर लें कि कौन सी चीज किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। अब यहाँ बात हो रही थी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वो कहाँ से लिए हैं हमने? आयरलैंड से। तो आयरिश संविधान से ये लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो जो भी आर्टिकल 356 है आपको बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सारे ही क्वेश्चन जो है इस यूनिट के काफी इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी क्वेश्चन आप स्किप ना करें। संविधान का अनुच्छेद 356 आपको बताना है किस चीज से संबंधित है। ऑप्शन ए कहता है कि राज्यसभा की सीटों की संख्या को ये निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन बी कहता है लोकसभा की सीटों को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को ये बताता है, या ऑप्शन डी हिंदी को हमारी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करता है। तो इसमें जो आर्टिकल 356 है ये क्या होता है कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की पावर्स को बताता है कि इमरजेंसी पावर्स कि जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो राष्ट्रपति शासन आपको पता है लागू होता है। तो वो किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? 356 में। प्रश्न नंबर 12 है कि सर्वोच्च न्यायालय की किसी भी कानून या सरकार के कार्यों को अल्ट्रा वायर्स या शून्य घोषित करने की शक्ति को यदि असंवैधानिक या कानून के नियम के विरुद्ध पाया जाता है तो इसे निम्न रूप के रूप में संदर्भित किया जाता है। मतलब किसके रूप में इसको माना जाएगा कि अगर जो है पावर सुप्रीम कोर्ट की, वो सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज को, किसी भी लॉ को, किसी भी गवर्नमेंट के एक्ट को नल घोषित करता है, तो अगर वो जो है मतलब कोई भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट कब करता है कि वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उसके नियमों का उल्लंघन करता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू।
ऑप्शन बी है इकोनॉमिक रिव्यू यानी कि आर्थिक समीक्षा, ऑप्शन सी राजनीतिक समीक्षा, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हमारी कौन सी होगी, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू तब लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट तभी किसी जो भी सरकार का कार्य है उसको शून्य घोषित तभी करता है जब वो संविधान के या नियमों के खिलाफ होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधार उस वर्ष के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता, कि जो भी रिफॉर्म्स हुए थे उनके आपको मेन रिफॉर्म्स के आपको ईयर याद रखने हैं। तो कभी तो क्या होता है कि आपको सामने ईयर दिए जाते हैं और आपको मैच करना होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या जिस तरह से मैंने क्वेश्चन डाला है कि कौन सा जो है वो सही मैच नहीं करता, या कुछ ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जो है वो सही वर्ष दिया गया है। तो देखिए पहला विकल्प कहता है कि मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म्स हुए थी वो 1990 में हुए। बी कहता है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार, ये रिफॉर्म्स जो है वो 1915 में। ऑप्शन सी कहता है कि स्वतंत्र अधिनियम जो भी है इंडिपेंडेंट एक्ट वो 1947 में। या ऑप्शन डी द इंडियन काउंसिल्स एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको गलत बताना था कि सही मेल नहीं खाता, तो वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सही मेल नहीं खाता। बाकी देखिए बाकियों के वर्ष आप याद रखें, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1990, संविधान में जो स्वतंत्रता अधिनियम है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट 1947, और भारतीय परिषद अधिनियम जो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट वो 1892, ये बिल्कुल सही है। मॉर्ले मिंटो ये जो दिया गया था ऑप्शन बी आपको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो इसका वर्ष क्या था, 1919 का अधिनियम इसे कहा जाता है। तो आप याद रखिए कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है वो 1990 उसका वर्ष है। इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। भारत के संविधान को विकसित करने में इसका बहुत ही अहम योगदान रहा, तो आप इसका वर्ष याद रखिए। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है जबकि यह संविधान के मूल ढांचे को बदलने के लिए सक्षम नहीं था। क्या, क्योंकि देखो मूल ढांचा जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पर जो है कमेटी बनी, उनके सभी के रिव्यूज लिए गए, तब जो है संविधान तैयार हुआ था, काफी इसमें समय लगा। तो इसके लिए जो है आपको ये बताना है कि कौन सा जो है इसको बदलने में उसको मूल ढांचे को न बदलने के लिए कहता है। तो ऑप्शन ए है केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी है मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन सी है वामन राव केस, या ऑप्शन डी गोलकनाथ केस। तो इससे संबंधित है आपका केशवानंद भारती केस। 1973 में केशवानंद भारती द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के फैसले को संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं किया, कि बुनियादी ढांचा जो है इसमें आप कुछ वैसे चेंजेस कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन आप उसके बेसिक सिस्टम को जो है चेंज नहीं कर सकते। तो इसी के साथ जो है इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। सभी जो भी मेन थे वर्ष आप अपने ये नोट डाउन कर लें, रिफॉर्म्स के थे या किसी भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, नहीं तो आप कभी भी इस वीडियो को रिप्ले भी फिर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से। वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं नोट्स लेना तो उसका मैंने लिंक मैं हर वीडियो में डाल ही देती हूँ, तो आप इसकी पीडीएफ भी हमसे खरीद सकते हैं। सभी यूनिट्स की आपको एक कंपाइल्ड पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।